बच्चों आज हम नेक्स्ट शुरू करेंगे दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी। ओके, यूनिट 8 में लास्ट टॉपिक है ये रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरल in the year 1896। ओके, सो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली जो आपके रेडियो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं आपके, वो होते हैं बेसिकली जो आपके हैवी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो आपके हैवी एलिमेंट्स हैं लाइक यूरेनियम हो गया। ठीक है, सो यूरेनियम का 92 एटॉमिक नंबर होता है और इसके 3 आइसोटोप होते हैं जिसमें से एक ही होता है 235। ओके, तो आपको बताइए ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। सो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है बेसिकली वो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ व्हाट रेडिएशंस। कौन सी रेडिएशंस? अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, रेडिएशंस। ठीक है, बाय दीज हैवी एलिमेंट्स और यू कैन से बाय दीज रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। सो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? इट इज द फिनोमेना ऑफ spontaneous emission of radiations by heavy elements, and these heavy elements are called radioactive substances। और जो ये अमिट करते हैं रेडिएशंस वो मैंने बताया 3 तरह की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। सो अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस, इसमें ज़्यादा सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए थोड़ा, अल्फ़ा रेज जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, गामा की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बीटा की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो अल्फ़ा, बीटा और गामा की आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, सो अल्फ़ा, बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज़ हम शुरू करेंगे और अल्फ़ा की प्रॉपर्टीज़ पहले हम करेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फ़ा जो है बेसिकली वो अल्फ़ा पार्टिकल्स भी इनको बोल सकते हैं आप, अल्फ़ा पार्टिकल्स। सो पता ही आपको कि पहली प्रॉपर्टी यही है कि अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस है। सो इट इज़ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, और यदि हीलियम का न्यूक्लियस है तो फिर इसमें कितने प्रोटॉन हैं बोलो? जेड इसमें 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ए माइनस जेड होता है और वो हो गया 4 माइनस 2 एंड दैट इज 2। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी कि इसके अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है। सो चार्ज आपको पता ही है, इट इज सिंपली जेड ई एंड जेड इज सिंपली 2। सो इट इज 2 टाइम्स द charge on proton। property charge on proton 1.6 into 10 per minus 19 कूलम। थर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? सो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी अल्फा पार्टिकल्स हैं बिकॉज दे आर चार्ज्ड सो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड कौन सी फील्ड्स बोलो? मैग्नेटिक फील्ड। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। पांचवी प्रॉपर्टी बोलो। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी कि जो इनकी आयोनाइजिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा है इन तीनों में। आयोनाइजिंग पावर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इनकी कम है, पेनिट्रेट करना किसी मटेरियल के अंदर। सो पेनिट्रेटिंग पावर इज लेस। ठीक है जी, और यदि आप एक एल्युमिनियम फॉयल लें और उसकी लगभग थिकनेस मान लो इतनी है, तो इतनी थिकनेस के द्वारा ही वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं कौन? अल्फा पार्टिकल्स। इसका मतलब उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम है। दे कैन evenly absorbed by an aluminium foil of thickness how much? 0.01 centimeter। okay,
सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि जो उनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो स्लाइटली वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। दे स्लाइटली अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे स्लाइटली अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। सो ये प्रॉपर्टीज मैंने लिखती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हम बीटा बीटा पार्टिकल्स की करेंगे। सो आयनाइजिंग पावर इनकी सबसे ज़्यादा होती है, आप याद रखें, और पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है, ठीक है। और दे आर इजीली डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। सो यदि हम प्रॉपर्टीज बीटा की बात करें, सो प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स वो आ जाएंगी पहली प्रॉपर्टी आपको पता ही है, ध्यान से सुनेंगे, कि बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियर ओरिजिन का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते नहीं, तो ये कहाँ से आ गया, तो इसको अभी आगे बताएंगे कि कहाँ से आ गया ये, ठीक है। सो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, ठीक है। इट इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता ही है, चार्ज कितना होता है, सबको पता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूल। मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, ठीक है। तीसरा जैसे यहाँ दूसरा ये था चार्ज, तीसरा था मास, मास भी आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियर ओरिजिन का, ये पहला पॉइंट आ गया, ये दूसरा आ गया चार्ज, और ये आ गया तीसरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस मच। एंड चौथा पॉइंट बिकॉज ये चार्ज्ड है, सो इट इज़ अगेन डिफ्लेक्टेड बाय व्हाट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। कोई चार्ज पार्टिकल होगा दैट इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यू नो दिस, ठीक है। और फिर पांचवा जो पॉइंट है बेसिकली इसका, वो आप याद रखेंगे कि जो आयनाइजिंग पावर है बीटा पार्टिकल्स की, आयनाइजिंग पावर, ठीक है, वो आयनाइजिंग पावर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कम होती जाएगी, बीटा से गामा की तरफ जाएंगे और कम हो जाएगी। सो ये जो आपकी आयनाइजिंग पावर है बीटा पार्टिकल की, वो अल्फा पार्टिकल से, पांचवा पॉइंट आयनाइजिंग पावर, ठीक है, आयनाइजिंग पावर कम है, और वो किसकी, बीटा पार्टिकल की, और वो 1/100 है आयनाइजिंग पावर ऑफ व्हाट, अल्फा पार्टिकल, याद रखेंगे प्रॉपर्टीज़ हैं। छठी प्रॉपर्टी है कि पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर इनकी अल्फा से ज़्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर बीटा पार्टिकल की ग्रेटर दैन पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ व्हाट, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, दे आल्सो अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। सो ये प्रॉपर्टीज आ गई बीटा पार्टिकल की। सो बट इज बीटा पार्टिकल, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, ठीक है। और एक और चीज़ जो अल्फ़ा के और बीटा की हम बात करेंगे, कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं बेसिकली, सो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनका एमिशन न्यूक्लियस से होता कैसे है, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो एमिशन है न्यूक्लियस से वो कैसे होता है, सो आप ये देख लीजिए यहाँ। सो जैसे मान लो जनरल न्यूक्लियस मैंने बताया था ZXA, अल्फ़ा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, ये मिट हो जाएगा ऐसे, कुछ एनर्जी मिट होगी, एनर्जी को यहाँ क्यू बोलेंगे, ठीक है। सो जो ये आपको पता पेरेंट न्यूक्लियस होता है, और यहाँ जो डॉटर न्यूक्लियस होगा वो हो जाएगा आपका, उसका जो केमिकल सिंबल होगा वो कुछ और होगा, और जेड जो है उसका वो by 2 कम हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा by 2, एंड मास नंबर विल डिक्रीज by 4। सो ये, सो दिस इज हाउ अल्फा, emission of alpha particle is represented like that, ये, ठीक है। this is parent nucleus, this is daughter nucleus, and this is alpha particle, and a amount of energy q is released in this nuclear reaction, okay। सो बीटा पार्टिकल का एमिशन कैसे होता है वो हम बता देते हैं आपको। सो जो बीटा पार्टिकल है बेसिकली उसका जो एमिशन है तो उसको यहाँ लिख लेते हैं। सो इसमें जैसे ये आपका कोई न्यूक्लियस है, जब बीटा पार्टिकल एमिट करेगा मीन्स ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ एनर्जी, ठीक है।
और यहाँ एक और पार्टिकल एमिट होता है, उसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो, और प्लस एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो न्यूक्लियस बनेगा, मान लो बाई बन गया, सो यहाँ आपका एटॉमिक नंबर इसका 1 बढ़ जाएगा और मास नंबर विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, सो ये रिएक्शन होगा बीटा डीके का। और बीटा डीके में जब कोई न्यूक्लियस जाता है मीन्स वो बीटा पार्टिकल एमिट करेगा। जब जब बीटा पार्टिकल एमिट होगा ना ये, तो एंटी न्यूट्रिनो यहाँ साथ में आएगा। ठीक है, सो ये रिएक्शन याद रखेंगे। सो यहाँ पे जैसे नया न्यूक्लियस बना, सो यहाँ पे इसका नाम कुछ और देना पड़ेगा, मान लो ये बना पाई। ठीक है, सो बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा इस न्यूक्लियस का बाई 1 एंड मास नंबर विल रिमेन सेम। ठीक है, और एक और चीज़ मैं यहीं बीटा पार्टिकल की बता देता हूँ आपको कि जो आपके बीटा पार्टिकल है बेसिकली, वो मैंने बताया कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, यही बताया ना, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। अब क्वेश्चन है न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं, तो ये कहाँ से आ गया। तो बेसिकली क्या होता है न्यूक्लियस के इनसाइड, कि जो एक न्यूट्रॉन है बेसिकली वो डीके करता है। ठीक है, और वो न्यूट्रॉन डीके करेगा तो यहाँ पे प्रोटॉन मिलेगा और एक बीटा पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और लास्ट में फिर एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा। ऐसे होता है रिएक्शन बेसिकली। न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूट्रॉन डीके करता है और क्या क्या मिलता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो ऐसे फिर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा प्रोटॉन से क्या है, ज़्यादा है, तो उसका जो मास है वो एक अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन के रूप में अपीयर होता है। ठीक है, दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो और जो एनर्जी है वो शेयर करेंगे ये दोनों, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, जो एनर्जी इसमें एमिट होती है। सो आप ये ध्यान रखें सिंपल कि भाई ऐसे नहीं आपने ये होना कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के इनसाइड था ही नहीं, कहाँ से आ गया। तो आपने ये रखना, ये रिएक्शन ऐसे चलता है कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड डीके करता है और आपको प्रोटॉन मिलेगा, और क्या मिलेगा, प्रोटॉन ये आ गया, इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा। ठीक है, लास्ट में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल्स, गामा रेज यू कैन से। सो गामा रेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पता है, इट इज सिंपली रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, सो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी वो आ जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल, गामा रेज बोल दो। चलिए, फर्स्ट इज you know that first what was here ki what is this is basically it is a quanta of radiation, it is a packet of energy, or you can say it is simply photon। और ये एनर्जी होती कितनी है, h mu, h nu and h c upon lambda, lambda वेवलेंथ है, c उसकी वेलोसिटी। और वैक्यूम में कितनी वेलोसिटी से चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। कौन, गामा रेज कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो बेसिकली यहाँ क्या थी, कि चार्ज की बात करेंगे उसमें, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, इट इज़ न्यूट्रल, इट कैरी नो चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मास, रेस्ट मास इसका 0 होता है। गामा पार्टिकल का रेस्ट मास क्या होता है, बोलो, रेस्ट मास इज इक्वल टू 0। थर्ड बोलो, फोर्थ बोलो, यहाँ थी कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बीटा एंड अल्फा पार्टिकल्स, बट दे आर ए गामा रेज आर न्यूट्रल, सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड नंबर 5, आयोनाइजिंग पावर उनकी बीटा पार्टिकल से 1/100 टाइम्स है, मतलब कम है। ठीक है, आयोनाइजिंग पावर गामा की बीटा पार्टिकल से ये है 1/100 टाइम्स। ठीक है, और जो उनकी छठी है पेनिट्रेटिंग पावर उनकी सबसे ज़्यादा है। सो पेनिट्रेटिंग पावर गामा रे की 100 टाइम्स है पेनिट्रेटिंग पावर बीटा रे से। ठीक है, और बीटा पार्टिकल से याद रखेंगे
पेनिट्रेटिंग पावर उनकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और फिर आगे मैंने बात कर रहा था कि क्या फोटोग्राफिक प्लेट को वो भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, गामा, सॉरी ये दिस, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये लिखना है गामा। सो गामा लिखो ना यहाँ पे, गामा है। ठीक है, सो लास्ट प्रॉपर्टी की एमिट कैसे होता है ये, मतलब एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन होता कैसे है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको बात करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी इसकी आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, सो होता कैसे एमिशन, जैसे मैंने बीटा डीके का रिएक्शन लिखा, अल्फ़ा डीके का लिखा। सो अब मैं बात करूँगा कि ये जो आपकी रिएक्शन चलेगी गामा डीके में, कोई न्यूक्लियस जाएगा तो कैसे जाएगा, देखो ऐसा होता है कि आफ्टर एमिटिंग अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स, जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में पाया जाता है। जो डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा ना, अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद आपको जो नया न्यूक्लियस मिलेगा वो पेरेंट न्यूक्लियस से डिफरेंट होगा, एंड दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस। तो डॉटर न्यूक्लियस जो है आफ्टर मीटिंग अल्फा और बीटा पार्टिकल्स, इट इज फाउंड इन एक्साइटेड स्टेट। व्हेन दिस न्यूक्लियस जंप्स टू ग्राउंड स्टेट, देन गामा रेज एमिटेड। ठीक है, सो जो एक्साइटेड न्यूक्लियस था वो ये था, मान लो जेड एक्स ए, ये आ गया एक्साइटेड न्यूक्लियस, ये स्टार लगा दिया मैंने, एक्साइटेड है। जब ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो ये एनर्जी फिर एमिट करेगा, ये आ गया, और गामा रे इज एमिटेड। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, देखो देखो ऐसा है कि मान लो आपके पास लेड है। सो लेड न्यूक्लियस का 82 होता है एटॉमिक नंबर, 210 इसका मास नंबर है। सो ये न्यूक्लियस पहले तो एमिट करेगा बीटा पार्टिकल, सो बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, देन इट विल कन्वर्ट, डॉटर न्यूक्लियस जो है वो ये निकलेगा, देखो। ठीक है, सो ये बिस्मथ आ गया, इसका हो गया 83, 210 मास नंबर सेम रहेगा, और फिर मैंने बताया कि एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा और एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, सो ये तो हो गया बीटा डीके। अब ये जो न्यूक्लियस है यहाँ बिस्मथ, ये एक्साइटेड स्टेट में पाया जाता है आफ्टर मीटिंग दिस बीटा पार्टिकल। अब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस बिस्मथ है, 83 है और 210 है, ये एक्साइटेड है, नाउ एक्साइटेड स्टेट में है, इट विल जंप टू ग्राउंड स्टेट। सो इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड देन इट विल एमिट गामा रे। सो ये ऐसे होता है। ठीक है, सो यदि हम आगे चलें और बात करें कि ये अल्फ़ा बीटा गामा रेज की प्रॉपर्टीज़ तो आपको हो गई अब। ठीक है, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। ठीक है, सो लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। ठीक है जी, सो इसमें जो पहला लॉ मैं आपको बता चुका हूँ वो है कि कोई न्यूक्लियस, पहला लॉ सिंपली रेडियोएक्टिविटी के कैसा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है अभी, है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है कि आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कब हो जाएगा, कौन सा न्यूक्लियस कब डिके करेगा, यू कांट प्रिडिक्ट इट। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड दूसरा है कि जब एक न्यूक्लियस अल्फ़ा डीके में जाता है, तो मैंने रिएक्शन पहले भी लिखा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो अल्फ़ा डीके में आपको पता ही है कि कौन सा पार्टिकल एमिट करेगा, अल्फ़ा पार्टिकल, और एनर्जी रिलीज होगी। तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा डॉटर न्यूक्लियस, इसका मास नंबर 2 कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, और मास नंबर कितना कम हो जाएगा, 4। बैलेंस कर लो। ठीक है, सो जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, Z-2 + 2, तो जेड ही बचेगा। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने आपके इधर रिएक्टेंट्स के हैं उतने ही इधर होंगे प्रोडक्ट्स के, और मास नंबर भी कन्वर्व रहेगा, एटॉमिक नंबर भी कन्वर्व रहेगा, मास नंबर भी कन्वर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम भी कन्वर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम भी कन्वर्व रहता है। न्यूक्लियर रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, न्यूक्लियर रिएक्शन अल्फा डीके का है। सो एक न्यूक्लियस अल्फा डीके में जाता है तो वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। ठीक है, तो ये कर दिया उसने एमिट।
अब कोई न्यूक्लियस बीटा डीके में जाएगा तो फिर वही बता रहा हूँ कि जेड एक्स ए बीटा डीके में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा और इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है, एनर्जी भी एमिट होती है। और यहाँ जो न्यूक्लियस है वो जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा और मास नंबर विल रिमेन सेम। देख लो, Z+1 माइनस 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 कट गया प्लस से और यहाँ जेड ही बचा। ठीक है, so atomic number will increase by 1 and mass number will remain same when this nucleus undergoes beta decay। एंड नंबर 3 हो गया। नंबर 4 जो लॉ है वो है गामा डीके में कब जाता है, वो बार बार बता रहा हूँ मैं। एक्साइटेड न्यूक्लियस जब ये अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट कर चुका होता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में पाया जाता है। व्हेन दिस न्यूक्लियस जंप्स टू ग्राउंड स्टेट देन क्या एमिटेड, गामा रे इज एमिटेड, यू विल गेट ए गामा रेडिएशन। सो ये आ गई बीटा डीके का रिएक्शन। ठीक है, और ये गामा डीके आ गया। तो न्यूक्लियस गामा डीके का मतलब यहाँ सिंपली डिसइंटीग्रेशन। सो ये गामा डीके में गामा रे इज एमिटेड व्हेन दिस एक्साइटेड न्यूक्लियस फॉल्स टू ग्राउंड स्टेट। पांचवा लॉ उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। रेडियो एक्टिव डीके लॉ आएगा ही आएगा पेपर में, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। सो ये क्या स्टेटमेंट देता है, सिंपली ये बोलता है कि कोई भी न्यूक्लियस जब डीके कर रहा है ना, सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन उसको बोलते हैं dN/dt, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डीके कर रहा है तो उसके जो एटम्स हैं वो टाइम के साथ कम हो रहे हैं, मतलब न्यूक्लियाई भी कम हो रहे हैं। ठीक है ना। सो रेट ऑफ, जैसे शुरू में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो मान लेते हैं N0 थे, टाइम टी के बाद जो बच गए वो N बचे। ठीक है, सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पढ़ेंगे इसको, और रेट ऑफ डीके बोल दो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनडीकेड न्यूक्लियाई। ठीक है, सो ये आपका कौन सा लॉ हो गया, रेडियोएक्टिव डीके लॉ। सो इसके ऊपर बात करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेडियोएक्टिव डीके लॉ, रेडियोएक्टिव डीके लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टेटमेंट में बता दी, सिंपली स्टेट्स दैट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनडीकेड न्यूक्लियाई, दैट इज dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, सो इसमें सिंपली ये आता है प्रूव करने को कि प्रूव दैट दिस इक्वेशन n इज इक्वल टू N0 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस लैम्डा t, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। n जो है वो अनडीकेड न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, N0 ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, टाइम t के बाद कितने बचे वो n है। ठीक है, क्या है N0 बोलो, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये रखे ध्यान कि यहाँ पे ये रिलेशन आना आना है पेपर में। रेडियोएक्टिव डीके लॉ यही है कि इसको आगे सॉल्व करके आंसर आएगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कब होंगे, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज अनडीकेड न्यूक्लियाई, जो डीके नहीं हो पाए, अनडीकेड न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी, टाइम टी के बाद जो बचे मतलब। ठीक है, आफ्टर टाइम टी कितने बचे, वो ये अनडीकेड। और मान लो dN न्यूक्लियाई वो हैं जो टाइम dt में डीके हुए। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट डिकेड इन टाइम dt। ठीक है, सो ये चीज़ें आपने लिख देनी है, दैट डीके हुए इन टाइम कितना भाई, dt। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं अभी हम, रेडियोएक्टिव डीके लॉ प्रूव करने जा रहे हैं, ये रिलेशन प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस। सो स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ें लिख दी तो अकॉर्डिंग टू डीके लॉ स्टार्ट फ्रॉम हेयर, dN/dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, n। ठीक है, ये जो dN/dt है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा, और dN/dt यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटा के लैम्डा आ जाएगा, उसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट, और नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, ये इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, सो अब यहाँ से नेगेटिव साइन ये बोलता रहा है सिंपली कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो टाइम के साथ क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज देयर विद लैम्डा। ओके, सो यदि मैं आगे बढ़ूँ तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, या चलो यहाँ से ऐसे करते हैं कि इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। सो dN को इधर ले आइए,
ये वाला n इधर आ गया और dt उधर ले जाएगी तो माइनस लैम्डा dt। ठीक है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो बट यू विल गेट, इंटीग्रेशन का निशान लगा दो, सो dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाहर आ गया और dt को इंटीग्रेट कर देंगे। समझाई बात। सो यदि मैं आगे चलूँ उसके बाद यहाँ से dn अपॉन n का इंटीग्रेशन सबको पता है, log टू दी बेस en हो जाएगा और माइनस लैम्डा और ये इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा और यहाँ c आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या आएगा? c, उसको बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 वेयर c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ से यदि मैं आगे बढ़ूँगा तो मैं कंडीशन लगाता हूँ अब कि एट t इज इक्वल टू 0 ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे वो n0 थे, शुरू में बताया मैंने, देखो ऊपर t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे? n0। ये कंडीशन इस इक्वेशन में पुट कर दो, देयरफॉर हाँ n की जगह n0 लिखना है और t की जगह क्या लिखना है? 0। तो बन गया log टू दी बेस e n0 इज इक्वल टू माइनस हाँ लैम्डा इंटू 0 हो गया प्लस c, है ना। t की जगह 0 पुट कर दिया तो c इज इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ से इस चीज़ को इधर लिख दो, c इज इक्वल टू ये आ गया, ये log टू दी बेस e आगे n0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो यूजिंग 2 in 1, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1। ठीक है, तो जैसे मैं 2 को 1 में यूज़ करूँगा तो यहाँ क्या है बोलो, यहीं से कर देते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा इसको, तो यहाँ मिटा देते हैं इसको, सो ये आ गया। ठीक है जी, सो यूज़ करने लगे तो ये आ गया, देखो ये मतलब c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ यूजिंग 2 in 1 लिखा, सो यू विल गेट log टू दी बेस e n, ये n है ना यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस c, एंड व्हाट इज c? log टू दी बेस e n0। ठीक है, अब इस चीज़ को इधर ले आओ, सो आ जाएगा log टू दी बेस e n माइनस log टू दी बेस e n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ओके, सो log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, याद रखें, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है जी, सो यदि मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ से देखो डायरेक्ट आ जाएगा ये, सो ये आ गया। सो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं n, log को यहाँ से भगाएंगे ना परे को, तो परे जाके इसका ये बन जाता है, ध्यान से सुनेंगे, log n अपॉन n0 का है, सो परे जाके log एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, और जो परे वाली चीज़ है वो पावर में आ जाती है। परे क्या है बोलो? माइनस लैम्डा टी, ये पावर में आ जाएगा, याद रखें इस चीज़ को। ऐसे हम बोलते हैं ना x² इज इक्वल टू 16, तो x क्या होगा? प्लस माइनस स्क्वेयर, दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है? पावर बन जाती है हाफ। ऐसा नहीं होता है, अंडर रूट बन जाता है, मतलब रूट का मतलब पावर हाफ। वैसे एक चीज़ नहीं याद रख लो कि log को यहाँ से भगाना है तो परे जाके बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जो परे वाली चीज़ है वो पावर में आ जाती है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से आप n निकाल लो फिर, तो n इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, यही मैं बोल रहा था, यही प्रूव करना है। ये आ गया देखो रिजल्ट। ठीक है जी, सो ये था डीके लॉ। तो डीके लॉ ने ये बोला आपको, देखो ठीक है, और यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो एक्सपोनेंशियल कर्व ऐसा होता है, देखो ये जैसे ये आ गया, ये आ गया ऐसे, सो ये आ गया आपका इधर को नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो अनडिकेड हैं, और इधर को आ गया टाइम। तो ये ग्राफ यहाँ से चलेगा, यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 होंगे, ठीक है, n0 होंगे, शुरू में n0 थे ना, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये, और ये ग्राफ यहाँ कभी भी नहीं मिलेगा अभी इस लाइन को, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? इट विल मीट एट इन्फिनिटी, मीट एट इन्फिनिटी। इसका मतलब हो गया
यहाँ सुनेंगे कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होने के लिए, पूरा डीके होने के लिए हमें नहीं पता वो कितना टाइम लेता है, क्योंकि ये ग्राफ इस लाइन को मीट नहीं करेगा यहाँ। जब ये ग्राफ इस लाइन को यहाँ मीट ही नहीं करेगा, ये देखो ये निकल जाएगा ऐसे, इसका मतलब पैरेलल हो गया, मतलब इसके टाइम एक्सिस के। ठीक है, एन और टी में ग्राफ बनाए हैं, इस इक्वेशन का ये सामने दिख रहा है। सो एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते हैं इसको, है ना। सो आप ये देख रहे हो कि ये इस टाइम एक्सिस को मीट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फुली डिके होने में इनफाइनाइट टाइम लेता है। फुली डिके होने में इनफाइनाइट टाइम लेता है, हमें नहीं पता वो कितना टाइम लेगा। इट्स वेरी लार्ज, ठीक है, टाइम, ठीक है। सो इनफाइनाइट टाइम कैन से। सो ये था आपका। और आगे यदि हम बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, सिंबल इज टी। तो सामने नाम से क्लियर है कि जिस टाइम में ये कितना हो गया बोलो, इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, मतलब आधा हो गया। एन नॉट थी शुरू में, उसमें न्यूक्लियाई, तो इस टाइम टी के बाद ये जो मैंने यहाँ लिखा एन नॉट बाई टू ही रह जाएंगे। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आपको जो क्वेश्चन आता है बेसिकली वो आता है कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, उसमें और जो डी के कॉन्स्टेंट है ये रिलेशन होता है उसमें 0.693 अपॉन लैम्डा। ये प्रूव करने चले हम। दिस इज रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड डीके कांस्टेंट। ठीक है, एक डीके कांस्टेंट के बारे में बताना भूल गया कि डीके कांस्टेंट बेसिकली किसी सब्सटेंस का ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, मतलब रेट ऑफ डीके बताता है सिंपली कि लैम्डा कम है तो इसका मतलब वो डीके धीरे धीरे होगा, लैम्डा ज़्यादा है वो डीके फास्ट होगा उसका, उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। फिर रिलेशन ड्राइव करने चले तो आपने यहाँ से लिखना पहले कि वी नो दैट एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन नॉट, ये होता है, या सारा कुछ लिख देना। एन नॉट रीजनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, एन है अनडिकेटेड न्यूक्लियाई, जो पहले भी लिखा मैंने। ठीक है, सो ये बताओ मेरे को कि हाफ टाइम के बाद, मतलब टाइम यदि मैं कैपिटल टी ले लेता हूँ हाफ लाइफ, तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं एन, वो शुरू वाले का आधा रह जाएंगे। शुरू वाले कितने थे, एन नॉट, उसका आधा रह जाएंगे। ये कंडीशन यहाँ पुट कर दो 1 में, यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1, तो एन की जगह लिखना एन नॉट अपॉन 2, ये तो बन गया एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा। टी की जगह क्या लिखना, कैपिटल टी। तो जैसे ही इस इक्वेशन में कैपिटल टी लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एन नॉट अपॉन 2 लिखना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा एन नॉट, तो यहाँ बचेगा हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन माइनस नीचे ले जाओ तो ये प्लस बन जाएगा, उल्ट करो तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल लैम्डा टी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसका लॉग ले लो दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग टू द बेस ई लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉग से कट जाता है, तो यहाँ मतलब लैम्डा टी इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ई, और आगे इधर कितना है 2। ठीक है, लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, जैसे हमने पहले भी बताया आपको, तो लैम्डा टी ही बचेगा, इधर जो पावर वाली चीज़ है वो बच जाएगी। पावर में कौन है, लैम्डा, सो लैम्डा टी बचेगा। सो यहाँ से मेरा टारगेट है टी निकालना। ठीक है, तो पहले यहाँ करते जाओ, लैम्डा टी इज इक्वल टू, अब लॉग बेस ई है बेस का ना, बेस ई से लॉग बेस 10 में जाना हो ना, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो अब लॉग बेस 10 हो गया, और लॉग 2 देख लो टेबल में। सो यदि मैं log 2 टेबल में देखूँगा तो ये आ जाएगा 0.3010 आ जाएगा ये। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से t निकालूँ तो इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो 0.693 आ जाएगा, और लैम्डा नीचे चला जाएगा। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये वो टाइम है हाफ लाइफ जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आधा रह गया, मतलब आधा डीके हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं यहाँ पे कि जो यहाँ पे हमारे पास और चीज़ मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इसकी, ये इसमें देखिए ज़रा आप, यदि हाफ लाइफ को थोड़ा समझना है आपने बड़े ध्यान से। सो मैंने बात करी कि ये देखिए आप इधर, ये शुरू में है
जैसे मान लो आपके पास 100 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया हुआ है, ठीक है, और जो उसका हाफ लाइफ है वो है 20 डेज, ठीक है, हाफ लाइफ उसका 20 डेज है, ठीक है, मतलब ये टी है, ऐसे बोलता हूँ, ठीक है जी। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ध्यान सुनते जाएंगे, मतलब एक हाफ लाइफ के बाद वो कितना बचेगा, 20 डेज के बाद कितना बचेगा, वो शुरू में कितना है, एन नॉट है 100 है, ये देखो ये यहाँ है 100, यहाँ नहीं है, यहाँ है 100 ग्राम, ठीक है। सो बोलने का मतलब कि एक हाफ लाइफ के बाद ये 100 का आधा बचेगा, 100.2 ग्राम, कितना बचा, 50 ग्राम, समझे बात। ये देखो ध्यान से देखेंगे इधर आप, ये देखो ये टाइम इधर को ले रहे हैं डेज में, और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये इसका इधर को नंबर ऑफ न्यूक्लियर बोल दो या उसका मास बोल दो, ठीक है। सो 20 डेज के बाद ये आधा रह जाएगा, देखो ये भी आप देख लें, यहाँ भरा हुआ है अभी ये सारा, ये भरा है ना सारा, यहाँ से दिख रहा है, ये देखो अभी आधा रह गया, देखो ये रह गया इतना, तो आधा मीन 100 ग्राम का आधा क्या होता है, 50 ग्राम, 50 ग्राम रह गया एक हाफ लाइफ के बाद। यहाँ सुनेंगे आप, अब ये दो हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, जितना वो पहले रह चुका है उसका आधा, मतलब 50 का आधा 25 ग्राम रह जाएगा दो हाफ लाइफ के बाद। दो हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा, एक हाफ लाइफ यदि 20 डेज है तो दो हाफ लाइफ कितने डेज हो जाएंगे, 40 डेज, ये 40 डेज के बाद 25 ग्राम रह जाएगा। तो 40 डेज को कैसे बोलेंगे, टू हाफ लाइफ्स, क्योंकि एक हाफ लाइफ जो है, एक हाफ लाइफ जो है वो 20 डेज है, सो टू हाफ लाइफ हो जाएंगे 40 डेज, तो 40 डेज के बाद ये 25 ग्राम ही बचेगा। चलिए अच्छा, अब बताओ मेरे को तीन हाफ लाइफ के बाद ये कितना रह जाएगा, जितना पीछे रह चुका है उसका आधा, 25 का आधा, 12.5 ग्राम। कितने हाफ लाइफ हो गए, तीन हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ 20 के बराबर है, तो ये कितने डेज हो गए, तीन हाफ लाइफ कितने डेज हो गए, 60 डेज। तो 60 डेज के बाद मतलब तीन हाफ लाइफ के बाद ये 12.5 ग्राम ही रह जाएगा, देखो ये 25 आ गया ना, ये देखो ये दिख रहा है सारा 25 आ गया, और 25 का या इसका भी आधा हो गया, फिर ये देखो ये 25 आ गया, तो 25 होगा 40 डेज के बाद, और 12.5 ग्राम हुआ ये 60 डेज के बाद, ये देखो ये एंड सो ऑन। लेकिन हम बोलेंगे कि पूरा कब खत्म होगा, दैट टाइम विल बी इनफाइनाइट, तो ऐसे समझना है आपने हाफ लाइफ को, ठीक है। सो देखो ये 40 डेज के बाद 25 ग्राम ये आ गया, और फिर नेक्स्ट 20 डेज और बोलते 60 डेज के बाद ये उसका आधा, 25 का आधा, मतलब जितना ये रह रहा है उसका आधा होता जाएगा, आधा होता जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये उसके बाद फिर 12.5 का आधा 6.25 ग्राम, ये देखो ये, और यहाँ 80 आ जाएगा एंड सो, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैसे हमारा हाफ लाइफ हो गया, तो हाफ लाइफ के लिए हमने टी जो है जैसे दैट इज सिंपली लैम्डा, ठीक है। सो यदि मैं आगे एवरेज लाइफ की बात करूं, एवरेज और मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और यू कैन से एवरेज लाइफ और क्या बोलते हैं इसको, मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सो इट इज सिंपली, इसका सिंपल टी दे देंगे, दैट इज सिंपली सम ऑफ लाइव्स ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ लाइव्स ऑफ जितने भी एटम्स हैं उस सब्सटेंस में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, ओवर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को नहीं हम करेंगे, यदि एवरेज और मीन लाइफ निकालना है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है दैट आंसर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज 1/λ, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट इज सिंपली एवरेज लाइफ, ठीक है। सो ये रखें ध्यान, सो डिफाइन नाउ एवरेज लाइफ। सो जो एवरेज लाइफ है आपकी वो यहाँ से टी की जगह मतलब 1/λ लिख देना आपने। सो जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ें तो n = to n नॉट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, ठीक है। टी की जगह आप 1/λ लिखो यहाँ पे, तो आ जाएगा माइनस लैम्डा इंटू टी की जगह लिखेंगे 1/λ, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, सो आ जाएगा n = n नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर -1, सो n = n नॉट अपॉन ई,
ठीक है। ई की वैल्यू होती है, जैसे आपकी पाई की वैल्यू 22.7 होती है, तो वैसे ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे आप, तो ये 36.8% ऑफ एन नॉट आ जाएगा, समझे, 36.8% ऑफ एन नॉट। सो मतलब ये वो टाइम है जिसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिड्यूसेस टू 36.8% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। एक बार फिर, व्हाट इज एवरेज लाइफ है, तो ऐसे डिफाइन कर दो, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे, ये लिखा ऐसे, या इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिड्यूसेस टू 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है। और इसमें देखो नोट करेंगे और थोड़ी सी बातें कि यदि मैं 1/λ की जगह 80 लिख दूँ यहाँ ऊपर, सो टी कितना आ जाएगा, बड़ा टी तो हाफ लाइफ है, 0.693 इंटू 1/λ ऐसे लिख दो। और 1/λ जो है वो तो एवरेज लाइफ है, 1/λ तो टी है। सो इसका मतलब जो आपका टी है वो बेसिकली लेस हो गया स्मॉल टी से, याद रखिए। जो हाफ लाइफ होता है वो उसकी वैल्यू कम होती है एवरेज लाइफ से, ठीक है। और यदि ऐसे बोल दो फिर ज़्यादा किसकी हो गई, एवरेज लाइफ की। एवरेज लाइफ टी निकालो यहाँ से टी हो जाएगा T/0.693, 0.693 ये आ गया 693। तो आ जाएगा T=1.44 टाइम्स कैपिटल टी। तो इसका मतलब एवरेज लाइफ जो होता है, या एवरेज या मीन लाइफ जो होता है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, वो हाफ लाइफ का कितना टाइम्स होता है, 1.44। ठीक है। और यदि यहाँ से हाफ लाइफ पूछें तो वो कम होता है मीन लाइफ से, और कितना होता है बोलो 0.693 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ इज सिंपली 0.693 टाइम्स दी एवरेज लाइफ। तो ये और ये बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। सो एवरेज लाइफ हो गया, हाफ लाइफ भी हो गया। और फिर यदि हम आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे